बहुत बहुत स्वागत हमारे दर्शकों का इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं संविधान दिवस की। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है, जिसे संविधान सभा ने 60 देशों के प्रारूप के अध्ययन के बाद, गहन विमर्श, व्यापक विमर्श के बाद तैयार किया। और तारीख थी 26 नवंबर, जब संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकार किया गया। ये तारीख कहीं इतिहास में दबी रही, लेकिन फिर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर की अहमियत को देश के सामने रखा और घोषणा की कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और इस बार 10वां संविधान दिवस मना रहा है देश। इस अवसर पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। बहुत बहुत स्वागत आपका अध्यक्ष महोदय। ये हम बात करते हैं 10वां संविधान दिवस है, लेकिन अगर हम देखें तो पाते हैं कि 75 वर्ष का एक लंबा सफ़र रहा है जब हमने इसको स्वीकार किया, संविधान को स्वीकार किया। इस 75 वर्ष की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र की 75 वर्ष की जो यात्रा आज भी दुनिया के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर, आज़ादी के बाद लोकतंत्र के मूल्यों और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास भरोसा ये कायम रहा, तो मूल संविधान के कारण। भारत का संविधान हमारी ऐसी ताकत है, ऐसा सामर्थ्य है, एक ऐसा विचार है जिसने इतनी विविधताओं में जोड़ने का काम किया। क्योंकि दुनिया में हम जब चर्चा करेंगे तो धर्म की विविधताएं, भाषा की विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं, राजनीतिक विविधताएं, उसके बाद भी लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ, लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा। और आज भी दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये दुनिया के अधिकतम देशों ने माना है। और हमने लोकतंत्र को जिया है और लोकतंत्र के माध्यम से हमने 75 वर्ष की यात्रा में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए देश को समृद्ध, कुशल और शक्तिशाली भारत बनाया है, जो आज दुनिया के अंदर तेज़ी से बढ़ता हुआ देश हमारा है। तो ये लोकतंत्र उसकी विशेषता है जी। लेकिन अध्यक्ष जी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि 26 नवंबर की अहमियत को देश को समझाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जब इसको संविधान दिवस घोषित किया। अगर हम 2015 से अब तक भी देखते हैं तो बहुत सारे काम किए गए कि हम संविधान को लेकर जागरूक हों, लेकिन इस प्रयास को कि हम इस तिथि की महत्ता को समझें, इस प्रयास को संविधान के सम्मान की दृष्टि से बात करें या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के सम्मान की दृष्टि से बात करें, ये प्रयास कितनी अहमियत रखता है आज के दौर के युवाओं के लिए भी? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उन्होंने संविधान की यात्रा निकाली। हाथी पर संविधान निकलकर खुद पैदल चलकर संविधान के प्रति लोगों की जो श्रद्धा थी, विश्वास, भरोसा था, उसको जगाया। और संसद के अंदर भी और देश के अंदर भी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और संविधान दिवस केवल संसद में नहीं, समाज के वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी संविधान के बारे में जाने, समझे और संविधान के मूल्यों को लेकर आगे बढ़े। और इसीलिए आज संविधान को जानने का, जन जन का आंदोलन बनाने का एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष हैं, इसलिए सरकार ने भी और देश की विधायिकाओं ने भी
चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे चुनी हुई संस्थाएं हैं, सब चुनी हुई संस्थाएं अपनी अपनी संस्थानों के अंदर भारत के संविधान के बारे में आम व्यक्ति तक पहुँचे और आम आदमी संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए जितना हम जीवन के अंदर संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार चलेंगे, संवैधानिक विचारों से चलेंगे, उतनी अराजकता कम होगी। और शासन चलाने के अंदर संविधान हमारा मार्गदर्शन की भूमिका में रहा है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन समय उनकी सोच, उनका विचार, उनका दृष्टिकोण व्यापक था और संविधान सभा के सभी मान्य सदस्य जो अलग अलग राजनीतिक दल से आते थे, अलग अलग विचारों के आते थे, लेकिन लंबे समय तक संविधान सभा में चर्चा हुई, सहमति असहमति भी बनी, लेकिन एक चर्चा, संवाद, सहमति असहमति में से हमने संविधान का निर्माण किया है। और आज हम सबको उस चर्चा संवाद से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम संसद हो चाहे विधानमंडल हो, उसमें सार्थक चर्चा करें, सकारात्मक चर्चा करें। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी चर्चा सार्थक हो, हमारी चर्चा सकारात्मक हो और किस तरीके से हम सहमति के साथ आगे बढ़ते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए संविधान सभा की डिबेट को पढ़ना, समझने की आवश्यकता है। बहुत सही बिंदु उठाया है आपने यहाँ पर और ये बात बहुत ज़रूरी भी है। इन मुद्दों पर आगे बढ़ें उससे पहले ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि चूँकि 75 वर्ष का पड़ाव है इस बार संविधान अंगीकृत किए जाने का, तो कुछ खास कार्यक्रम भी हैं जो संसद भवन में आयोजित किए जाएंगे इस अवसर पर? संसद भवन में 75 वर्ष पर बड़े उत्साह मनाया जा रहा है और संसद राज्यों की विधानसभाओं से भी आग्रह किया है कि वो राज्य के अंदर भी इसके उत्सव को मनाएं, संविधान को जन आंदोलन बनाए, संविधान आम आदमी तक पहुँचे और संविधान की भावनाओं और सामर्थ्य को हम जन जन तक पहुँचाएं। और इसके लिए आज के समय की आवश्यकता है कि एक लंबा समय हो गया हमारी आज़ादी का। एक समय था जब हमें अधिकारों की बात करते थे, लेकिन अब समय कर्तव्य काल का आ गया, हमारे दायित्वों का आ गया। और जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, हम सब संविधान की मूल भावनाओं के कर्तव्य दायित्वों को निभाते हुए सामूहिकता से काम करें, व्यक्तिगत कर्तव्य दायित्वों को निभाएं, तो हम देश को और आगे की ओर ले जाएंगे। जो हमारा विकसित भारत का जो हमारा सपना है, वो विकसित भारत का सपना जब भी पूरा होगा जब हम सामूहिकता से भी और व्यक्तिगत जीवन में भी अपने अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाते हुए सहयोग करें, समर्पण से और त्याग से, अपनी परिश्रम से, मेहनत से और जो भी हमारा सामर्थ्य हो सकता है उस सामर्थ्य देश के लिए करें, ऐसे प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको लगता है, क्योंकि हम मौलिक अधिकारों की बात तो सुनते हैं, हर व्यक्ति जागरूक भी है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि देश जागरूक हो रहा है अपने मौलिक कर्तव्यों को लेकर भी? देखिए, आप देख रहे हैं कि कोविड के पहले, कोविड के बाद हमने हर आपदा चुनौतियों को सामूहिकता से लड़ा। देश में सामूहिकता से लोगों ने सहयोग किया। व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी आपदा, कठिनाई, विपदा के अंदर उसने अपने कर्तव्य दायित्व को निभाया। और जहाँ भी, जिस क्षेत्र के अंदर भी व्यक्ति काम कर रहा है, किसान मानो खेती कर रहा है, तो उसका प्रयास है कि मैं उन्नत खेती करूं, फसल की ज़्यादा पैदावार हो, लागत कम हो, मजदूर किस तरीके से स्किल मजदूर बने, कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता, सामाजिक कार्य, सबको, हर समुदाय को, हर व्यक्ति को हम हमारे दायित्वों को निभाने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और ये समय
कर्तव्य काल का समय है। ये समय देश के अमृत काल का भी समय है, और अमृत काल को हम अमृत जब भी बना सकते हैं जब हमारा त्याग हो और समाज के विष को पिएं, समाज के कष्ट और पीड़ा को पीकर समाज को सकारात्मक रूप से अमृत दें। ये समय है और इसका सबको प्रयास करना चाहिए। जी, हमारे संविधान की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके की विविधता हमारे देश में है, जिसकी बात आपने भी की है, हमने देखा है कि 1950 जब संविधान देश में लागू हुआ तब से अब तक 100 से अधिक संशोधन संविधान में हो चुके हैं। ये जो संविधान का प्रगतिशील स्वरूप है, इस स्वरूप को, देश को और लोकतंत्र को मजबूत करने में कितनी बड़ी ताकत देखते हैं आप, खासकर जब हम अपने देश की विविधताओं के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें? देखिए, जब संविधान बना था तो संविधान बनाने वालों को पता था कि परिस्थिति, समय की आवश्यकता, उस समय की चुनौतियों, उनको देखते हुए संविधान परिवर्तनशील है, संविधान में परिवर्तन किया जाना चाहिए। और इसीलिए आज 127 संशोधन हुए। समय समय पर जिस भी दल की सरकार रही हो, उस दल की सरकार ने समाज, देश और व्यक्तियों और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया। संविधान की उस समय मूल भावनाओं को रखते हुए परिवर्तन किया, और हमारे यहाँ पर संविधान की मूल भावनाओं के साथ, परिवर्तन के साथ, हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से न्यायपालिका को समीक्षा करने का अधिकार भी है। और इसलिए हमने हमारे संविधान की मूल भावनाओं को हमेशा कभी भी परिवर्तन करने का काम नहीं किया, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार हमने आवश्यक संशोधन किए, मौलिक अधिकार दिलाने के, मौलिक कर्तव्यों के संशोधन किए, समाज के सभी तबकों को भागीदारी हो, सबकी साझेदारी हो, सबकी उसमें सहयोग हो, उसके लिए परिवर्तन किया। अभी भारत की जब नई संसद बनी तो उसके अंदर हमने महिला वंदन अधिनियम पारित किया, क्योंकि आवश्यकता थी समाज में कि नारी शक्ति का जो समर्पण है, सहयोग है, उसकी सामाजिक राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए। और सामाजिक राजनीतिक भागीदार बढ़ाने के लिए सभी, जब आवश्यकता थी तो पंचायत में महिलाओं में संशोधन हुआ, नगर पालिकाओं में संशोधन हुआ, अब विधानसभा, लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण मिलेगा, ताकि महिलाओं की भागीदारी भी निर्णयों में बढ़े, कानून बनाने में बने, और अपने मूल विषयों को वो अपने अपने सदनों में रखकर महिलाओं की समस्याएं, कठिनाइयों को एड्रेस इन हाउस में करे। इसके लिए महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। तो समय समय पर जो जो आवश्यकता हुई, सभी दलों की सरकारों ने उसमें संशोधन किए। आपने नारी शक्ति वंदन विधेयक की बात की है। देखें तो ये अधिनियम एक ऐतिहासिक कह सकते हैं आज़ाद भारत के लिए, लेकिन आपके जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल था वो तो और भी कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। चाहे हम अनुच्छेद 370 के हटाने की बात करें, नारी शक्ति की आपने बात की ही है, इसी तरीके से न्याय संहिता की बात भी करें इत्यादि। कितना चुनौतीपूर्ण था ये कार्यकाल, क्योंकि उत्पादकता के लिहाज से भी कहा जाता है कि पिछले 25 वर्षों में 97% यानी सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी देखी गई 17वीं लोकसभा में, लेकिन कितनी चुनौतीपूर्ण रहा था ये कार्यकाल आपके लिए? देखिए, सरकार विधेयक लाती है और हर सरकार विधेयक जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए लाती है। 370 विधेयक सरकार लाई, उस पर व्यापक चर्चा हुई, लंबे देर तक डिबेट हुई, आवंटित समय से ज़्यादा डिबेट हुई, और आवश्यकता, हमारे लोकतंत्र में सहमति असहमति मत विभाजन की व्यवस्था संविधान में है, लेकिन हर विषय पर चर्चा संवाद होना हमारे लोकतंत्र की परंपरा होनी चाहिए, परिपाटी होनी चाहिए। इसी तरीके से महिला शक्ति के लिए नारी वंदन अधिनियम के अंदर भी चर्चा हुई, लंबी डिबेट हुई, सभी दलों ने सहयोग किया, सकारात्मक सहयोग किया। ऐसे बहुत सारे विषय संशोधन इस 17वीं लोकसभा में भी हुए और 18वीं लोकसभा के अंदर भी आवश्यकता अनुसार संशोधन होंगे। पहले भी 16वीं लोकसभा में भी संविधान संशोधन हुए, 15वीं लोकसभा के संविधान। सभी माननीय अध्यक्ष जो भी रहे, उन्होंने जो भी सरकार विधेयक लाती है, अध्यक्ष की भूमिका ये रहती है
कि उस पर चर्चा हो, संवाद हो, सब दलों के लोग विचार व्यक्त करें, एक दल का व्यक्ति वह भी विचार व्यक्त करे, ताकि सबके विचार की अभिव्यक्ति आए। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र की ताकत यही है कि हमने विचारों की अभिव्यक्ति, दल की विचारधारा, व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति के अनुभव, उनके ज्ञान का लाभ लोकतंत्र को मिले, इसके लिए समय समय पर व्यापक चर्चा संवाद इस सदन के अंदर होती आई है। और प्रारंभिक काल में भी जब संविधान बना उसके तुरंत बाद भी संशोधन हुआ है, तो संशोधन की प्रक्रिया लगातार है और वो चलती रहेगी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार। जी बिल्कुल। लेकिन अभी आपने बीच में जुडिशियल रिव्यू की बात की थी। इसी के प्रावधान हमेशा से हम देखते रहे हमारे संविधान में हैं, लेकिन इस जुडिशियल रिव्यू को देखकर कई बार देखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आपका विचार इसे लेकर? देखिए, संविधान में स्पष्ट है, विधायिका सर्वोपरि है, जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायिका कानून बनाने के लिए सर्वोपरि, कार्यपालिका उसका एग्जीक्यूशन है, न्यायपालिका सबको सरल सहज रूप से न्यायपालिका मिले। इसलिए संविधान के अंदर ये अपेक्षा की गई है और संविधान के बाद भी सदनों में ये डिबेट हुई है कि सब अंग जो संविधान में दिए गए उनकी सीमाएं परिभाषित की गई है। और परिभाषित करते समय सदन में कई बार डिबेट चर्चा हुई है कि कोई भी अपनी सीमाओं पर अतिक्रमण न करे, जो उनको जो अधिकार दिए गए संविधान में उन अधिकारों के अनुसार काम करे। और ये अपेक्षा चाहे विधायिका से भी की जाती है, कार्यपालिका से की जाती है, न्यायपालिका से, और ये अपेक्षा संविधान की है और ये अपेक्षा हमेशा रहनी चाहिए। और मेरा मानना है कि इस विषयों को लेकर कभी टकराव न हो, सब जो अधिकार संविधान में दिए गए उसके परिप्रेक्ष्य में और उसकी परिधि के अंदर काम करे, ये सामान्य देश चाहता है। और लोकतंत्र की ये ताकत है कि जब हम आपस में टकराव की स्थिति कभी न बने। ऐसे ही संविधान में दिए हुए SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदायों के जो अधिकार हैं उनको लेकर भी बीते कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि बहस बहुत तेज़ हो गई है। अक्सर चर्चा बहुत तेज़ देखने को मिलती है इसमें। क्या आपको लगता है कि इस बहस के कोई मायने हैं या फिर ये मात्र एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को आप देखें, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को देखें, उन्होंने जिस कठिन परिस्थिति में जीवन जिया, जो उनके साथ समय काल की घटनाएं घटित हुई, उन सारी घटित घटनाओं को कभी उन्होंने संविधान में परिलक्षित होने का प्रयास नहीं किया। लेकिन समाज के वंचित गरीब व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति को न्याय मिले, उसको समानता का अधिकार मिले। हमारे संविधान में मूल जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व समानता, और आप संविधान के अंदर देखेंगे कि हमने चाहे वोटिंग राइट का प्रश्न हो, चाहे धर्म का हो, हर जगह हमने समानता हमारे मौलिक है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि उस समय समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों को उठाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता थी, उन्हें आरक्षण का प्रावधान किया। और आज भी लगता है कि जब तक हम समाज में समानता का अधिकार नहीं लगते, जब तक आरक्षण की आवश्यकता है। और इसीलिए समय समय पर डिबेट चर्चा, राजनीतिक चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन संविधान पर कभी भी आरक्षण के विषय पर किसी भी सरकार ने कभी संशोधन लाने का प्रयास नहीं किया। जहाँ आवश्यकता थी OBC को, पिछड़े वर्गों को, उनको आगे बढ़ाने के लिए संशोधन किए, उनको संवैधानिक अधिकार भी दिया, राज्यों ने भी अधिकार दिया, केंद्र ने भी अधिकार दिया। ये आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती परिस्थितियों में संविधान में संशोधन हुए। और मुझे लगता है इसको कोई राजनीतिक एजेंडा और बहस नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे संविधान की मूल भावनाएं थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यक्त किए, और उसको सबको लेकर चलना चाहिए। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बातें भी सुनते हैं लगातार कि संविधान बदलना या फिर आरक्षण खत्म करना जैसे बयानबाजी, जुमलेबाजी, जो भी आप कहें, लेकिन ये सुनने को मिलती रहती है वक्त वक्त पर। इस बहस के बीच में आप देशवासियों को भी क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखो, मैं आश्वासन तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा मानना है कि
जब बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान समिति ने बनाए थे तो बहुत चर्चा संवाद की थी। आप संविधान सभा की डिबेट को आप सुने पढ़ें तो आपको लगेगा कि हर अनुच्छेद पर, हर अनुसूची पर एक लंबी डिबेट चर्चा हुई और जब तक उसमें सर्वसम्मति नहीं बनती डिबेट चर्चा चलती गई। उसी समय नीचे तबके के गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जनजातियों को, आदिवासियों को एक मौलिक अधिकार मिले, आरक्षण का अधिकार मिले, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, वो दिया। और मेरा मानना है कि आज भी उसकी आवश्यकता है। इसलिए संविधान के अंदर जो सरकार आई, सरकार ने उसके कार्यकाल को बढ़ाने का काम किया। अब वो राजनीतिक मुद्दा कोई भी किया जा सकता है, राजनीतिक विषय पर मेरा बोलना उचित नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आज समाज के अंदर अभी भी हमें दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति को और उठाने की आवश्यकता, अपलोड करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए और संविधान में उनके लिए प्रावधान दिए गए हैं, बड़े सोच समझ कर, बड़े चिंतन के बाद अधिकार दिए गए। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो उस वक्त एक अपेक्षा देशवासियों की तो होती है कि सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, जैसे आपने भी उम्मीद जताई है। लेकिन जब सत्र शुरू होता है तब एक अलग तस्वीर सामने आती है। यानी चर्चा का स्तर की बात करें या सांसदों के अपने व्यवहार की गरिमा बनाए रखने की बात करें, हम देखते हैं कि जो संविधान की भावना के अनुरूप काम होना चाहिए वो बहुत बार नहीं दिखता है। एक अध्यक्ष के नाते आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी इसे लेकर। देखिए, बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान को का उपयोग करने वाले, संविधान की पालन करने वाले समूह कैसा है। जैसा समूह अगर सकारात्मक है तो संविधान की मूल भावनाओं से हम देश में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन संविधान को अपनाने वाले, संविधान के फैसले निर्णय करने वाला समूह ठीक नहीं है तो हम अराजकता की स्थिति में आएंगे। इसी तरीके से सदनों के अंदर भी एक सकारात्मक चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, डिबेट हो। उसके लिए जो चुन के आए माननीय सदस्य, उनके चरित्र, उनके पर भी बहुत निर्भर करता है। मेरी हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि सदन में आपने जनता को चुनकर भेजा है और जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए सर्वोपरि है। हमारे यहाँ जनता जो भी निर्णय करती है वो सर्वोपरि निर्णय होता है, उसका निर्णय मान्य होता है। लेकिन ये अपेक्षा रहती है कि जनता ने बड़ी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के साथ हमको चुनकर भेजा है। हम इस सदन में हमारी चर्चा की गरिमा, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम जो हमारी लोकसभा के पहले सत्र हैं उससे और हमने बेहतर चर्चा, संवाद, गरिमा का स्तर बढ़ाया। इसके लिए समय समय पर सदनों से मेरा आग्रह भी रहता है और हम जब कभी स्पीकर कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तब हमारी ये चिंता भी रहती है कि सदनों के अंदर जो लगातार स्तर गिरता जा रहा है वो सबके लिए चिंता का विषय, सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय। मुझे आशा है भविष्य में हम एक बेहतर संवाद, चर्चा के साथ, एक मर्यादित आचरण के साथ सदन की गरिमा को और बढ़ाएंगे और जो जनता में विश्वास, भरोसा सदनों का, उसके प्रति लोगों का और विश्वास बढ़े, इसके लिए सार्थक प्रयास करेंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा है। भारत के लोकतंत्र की मूल भावना लोगों की है, हर विषय पर चर्चा करें, संवाद करें, सहमति असहमति करें, लेकिन सहमति असहमति करते हुए हम सहमति की ओर बढ़ें जिससे एक सकारात्मक दिशा देश में जाए। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत रही और हमने इसी लोकतंत्र की ताकत देश को आगे बढ़ाया है। जी, हमारे लोकतंत्र के अंदर 75 वर्ष का इतिहास अगर आप देखें तो इस इतिहास के अंदर इसी तरीके से सदनों में कानून लाते समय बड़ी चर्चा हुई, मूल विषय, गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई और एक सकारात्मक परिणाम निकला। मुझे आशा है भविष्य में 18वीं लोकसभा उच्च मापदंडों को स्थापित करेगी और सभी माननीय सदस्य उच्च मापदंडों के साथ उच्च मर्यादाओं को स्थापित करेंगे। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, देशवासियों से आप संविधान दिवस के अवसर पर क्या आह्वान करना चाहेंगे?
मेरा सभी देशवासियों से आह्वान है कि संविधान दिवस पर हम संविधान की मूल भावनाएं, संविधान का सामर्थ्य, संविधान की सकारात्मक दिशा और संविधान की भावनाओं को अपनाएं और इस कर्तव्य काल के अंदर देश में हमारा भी कर्तव्य दायित्व निभाते हुए हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, भारत को कैसे विकसित भारत बना सकते हैं, ये हमारी सामूहिकता के साथ भी और व्यक्तिगत रूप से भी हमारा प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और सभी देशवासी संकल्पित होकर संविधान दिवस पर यही शपथ लें। मेरी अपेक्षा है कि आने वाला समय भारत का है, 21वीं सदी भारत की है। हमारे युवाओं का सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका विजन, उनका चिंतन, उनकी बौद्धिक क्षमता भारत को आगे लेकर जाएगी और भारत के नौजवान 21 सदी के अंदर विश्व के नेतृत्व करेगा। मैं सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि देशवासी संविधान दिवस में जो सोच निहित है उसका पालन ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। नमस्ते।